हेलो बच्चों, बड़ा इंतजार कराया यार तुम लोगों को हम ना। ठीक है, क्लास 10th वाले बहुत परेशान हो रहे थे कि सर जी हमारे फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। आओ शुरू कर देते फिजिक्स को। ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं, एकदम रेडी हो जाओ। धाए धाए मारेंगे, फिजिक्स खत्म। बिल्कुल मत सोचना फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी। आओ, जो तुम 10 महीने में पढ़े, 11 महीने में पढ़े, आओ कुछ देर में इसको समझ लेते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम तुम्हारे मन में आती रहेगी, गुरुजी न्यूमेरिकल। पहले पढ़ना तो शुरू करो बेटा। आओ, प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले बेटा परावर्तन का मतलब समझ लो। देखो साफ समझ लो, परावर्तन का सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, चिकनी सतह होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट को एब्जॉर्ब न करे, अवशोषित न करे, क्या करे, उसको आने के बाद वापस भेजे। क्या करे? वापस भेजे, ऐसा सतह होना चाहिए। तो मतलब पहले एक बात याद रख लो कि चमकदार एक शब्द आएगा। ठीक है, कैसा? चमकदार। चमके जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। और चिकना, तो मेन उद्देश्य चिकने से, किससे? चिकने से। ठीक है, दिखाते क्या है कि प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का, हाँ गुड, परावर्तन कहते हैं। अब समझो बात को, तो क्लियर हो गया इतना? तो यहां पर मैंने बना रखा है, फिर से छोटा छोटा करके एक पैटर्न दिखा रहा है। समझो, एक कोई चमकदार सतह, अक्सर एग्जाम्पल लिया जाता है किसका? दर्पण का। चलो हम नाम ले लेते भाई, दर्पण नहीं है, थाली है। क्या नाम है? थाली। देखो, जैसे ही कभी कभी तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, जब मम्मी बाल संवारती हैं तो अक्सर देखते हो ना, शीशा लेके भागने लगते हैं। इसलिए बार बार शीशे का एग्जाम्पल आता है ताकि शीशे को और अच्छे समझाया जा सके। तो जब मम्मी लेती है शीशा बाल झाड़ने के लिए, तो अक्सर देखते हो क्या होता है, बच्चा लेके गायब होता है, दूर से अपनी मम्मी की आंखों पर चमकाता है। सूरज देवता कहां होते हैं? यहां होते हैं। समझ गए? इसकी मम्मी कहां होती है? वहां होती है। ठीक है, ये मम्मी है यहां। ठीक, अब देखो, सूरज देवता यहाँ है, शीशा है बच्चे के हाथ में, और मम्मी की आंखों पे क्या पड़ रहा है? चमक पड़ रही है। ये गया कैसे? तो सुनो, साइंस के रूल से। साइंस कहता है कि जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और परावर्तक तल इसको बोलते हैं, परावर्तक तल पर जहां टकरा रही है, वहीं पे हम एक कल्पना करेंगे किसका? परपेंडिकुलर लाइन का, एक लंबवत लाइन का, जिसको हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? अभिलंब। क्या देंगे? अभिलंब। यहां लिखा है, क्लियर देख लेना, अभिलंब। ये कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। अगर कोई पूछता आपतित किरण किसे कहते हैं, साफ साफ बता देना कि प्रकाश की किरण जो कहीं से आती है, कहां आती है? चमकदार सतह के पास, ये होती है अपवर्तित किरण। सॉरी, क्या होती है? आपतित किरण। इसके बाद टकराने के बाद जब वापस लौट कर जाती है, तो उसी का नाम यहां देखो लिखा गया, परावर्तित किरण। तो बेटा इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? चलो ध्यान देना। फिर हम देखते हैं जब अच्छे से, तो हमको एक बात यहां पता चलती है कि ए वाला और ए वाला जो साइंटिफिकली मैथमेटिकली इसको मेजर किया जाता है, तो देखा जाता है कि अभिलंब से जितना कोण आपतित किरण बना रही है, परावर्तित किरण भी क्या करती है? अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए जाती है। बात समझ गए? बात समझ नहीं समझे? तो ध्यान समझना, उतना ही कोण बनाते हुए जाती है। उसी को परावर्तन का एक नियम कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? एक नियम कह दिया जाता है कि परावर्तन का एक नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया? कि आपतित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब के साथ, और परावर्तित किरण जो बनाती है कोण अभिलंब के साथ, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रखना, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। नाम लिखा गया है, क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो हो गया मेरे लल्ला परावर्तन कोण। ठीक है, तो मैंने दिखाया है एंगल आई, एंगल आर। आई फॉर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर फॉर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए आपको दिखाया जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
क्या लिखा जाता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात नंबर 1 क्लियर हो गया। चलो, एक तो ये हो गया नियम। बुक में मस्त टेंशन लेना कौन पहला लिखा है कौन दूसरा लिखा है। कोई पूछता है तुम्हारे बाप के कितने बेटे, कहते हैं 2, राम और श्याम। हो सकता है राम छोटा हो श्याम बड़ा हो। बात समझ गए ना? तो क्रम नहीं बताना है, नियम बताना है। दूसरा, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा ये कहता है, एक बात यहां छोड़े थे इसीलिए बताने के लिए, ये सब कहां आके पड़े हैं? यहां आके पड़े हैं। ये भी कहां से निकली हैं? यहीं से निकली हैं। इनको कहां खींचे हैं? यही खींचे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक तल है, ये सरफेस था ना, परावर्तक तल हमने नाम रखा है। ये क्या है? एक तल है। इसी तल पर क्या कर रहे हैं? तीनों लोग जो है देखो गुरु कर रहे हैं यार। ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये आके पड़े हुए हैं। बात समझे? तो ये क्या कहते हैं? इसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपतन बिंदु। अब कुछ बचूंगा हमारे कहीं गुरुजी, परिभाषा समझो। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारी आपतित किरण है ये परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ेगा, अगर यहां पड़ जाती तो आपतन बिंदु यहां हो जाता। बात समझे? और जहां ये पड़ेगा वहीं पे क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। पहले अभिलंब डिसाइड नहीं होता, पहले आपतन बिंदु डिसाइड होता है। बात समझ गए ना? तो अभिलंब के हिसाब से परिभाषा मत देना कभी। किसके आधार पर दोगे? आपतित किरण। बात समझे नहीं समझे? चल, आपतित किरण समझ गए, आपतन बिंदु भी समझ गए। तो यहां देखो तीनों पड़ी नहीं पड़ी हैं। तो दूसरा नियम इनका यही शुरू हो जाता है। हमने कहा है याद नहीं करना है। अगर जितेंद्र सर पढ़ाते हैं बच्चे जानते हैं एक बार में क्लियर होना है। तो नाम से मेरे जुड़ा रहता है कि भैया याद नहीं करना है। मैं बार बार चैलेंज करता हूं कि यू हैव नॉट टू लर्न एनीथिंग। ओके, लर्न मतलब रिमेंबर, रटने वाला, सीखने वाला नहीं। सीखना तो पड़ेगा ये। चल देखो, दूसरा क्या कहता है? जो तुम्हारा आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों कहां हैं? एक ही तल में स्थित हैं। बताओ जरा, नहीं लिख लोगे खुद से? अब बहुत बार ये आया है बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में परावर्तन के नियम लिखिए। समझ गए ना? तो लिख देना। अब बताओ याद करना पड़ेगा क्या? अब मजा आएगा ना तो इतने लोगों को शेयर करना, रिश्तेदार, बुआ लड़कियां, मम्मा लड़कियां, लड़की, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन, सबको भेज देना। पढ़ाई जरूरी है, ठीक है? अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अगर याद होगा तो कमेंट में लिख देना पढ़ाई के बारे में। चल, क्लियर है? यहां तक बात खत्म हो गई परावर्तन की। हमने पढ़ लिया परावर्तन किसे कहते हैं, एक एक पार्ट को हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? अच्छा हाँ, बड़ी स्पेशल बात यहां समझ लो। कभी कभी कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि इनको समझ नहीं आता आपतन सॉरी आपका परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो बड़ी बेसिक सी कंडीशन तुमको बता दें, परावर्तन में केवल एक मीडियम में सारी घटनाएं घट जाती हैं। एक मीडियम में सारी घटनाएं घट जाती हैं। प्रकाश वहां अपना मीडियम चेंज नहीं करता, ठीक है? इंग्लिश इसीलिए कहा जाता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? सिंपल बात। बाउंसिंग बैक मतलब ऐसे बॉल मारो, दीवार पे लड़े, टकरा के तुम्हारे फिर हाथ में आ जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल मारे, दीवार में घुस गई, फिर कुछ देर बाद निकल के आई। क्लियर ना? तो याद रखना, परावर्तन की बहुत खूबी अच्छी है। कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि परावर्तन में कुल कितने माध्यम यूज होते हैं। एक माध्यम में पूरी घटना घट जाती है, दूसरा माध्यम केवल उसको रोकता है बस। क्लियर बेटा? चल आगे बढ़ते हैं। एक देखो, नाम पढ़े गोली दर्पण, दिस इज नोन एज का स्फीयर मतलब गोला, गोली दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर। मिरर समझ गए? करते हो दर्पण, शीशा, मुंह देखा वाला शीशा। सैलून में जाते हो देखते हो, बहुत बड़े बड़े दिखते हो, बहुत हैंडसम दिखते हो तुम लोग सैलून में। घर पे आने के बाद भले चेहरा जो है छोहाड़ा तरह दिखे, मगर सैलून जब तक रहते हो मां कसम गजब लगते हो। सही बात है ना? बहुत हैंडसम लगते हो। और खासकर वही कला जिम में भी होती है। किसमें? जिम में। और मजा आएगा लाइव क्लास में। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग में देख लो, इतना जो समझना समझ लो। देखो, जैसे मम्मी की चूड़ी होती है बैंगल, तो मम्मी की जो चूड़ी होती है अगर इसको तोड़ दोगे दो पार्ट में, अगर चौड़ी चूड़ी होती तो गजब का दोनों एक जैसा काम कर देता। आती है ना कुछ चौड़े चौड़े बैंगल आते हैं ना रेडीमेड,
तो इसमें देखोगे अगर तोड़ दो आधे पर से तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखो दोनों पार्ट ले लिया, एक ऐसा और एक ऐसा। सारी चीजें डायरेक्ट मुंह से समझाते चले जाएंगे, कहीं लिखना मत, तुरंत समझ जाना। बोर्ड एग्जाम में बैठना तो ये न लगे कि क्वेश्चन बैंक में क्या था। यू हैव नॉट टू यूज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक, आई एम फॉर यू। ओके, हिंदी में समझ लेना बाद में। चल, वैसे समझदार बहुत है यार हमका डाउट नहीं तो ऊपर, बहुत भरोसा, तब अंग्रेजी बोल देते हैं, ना बोलते हैं माँ कसम। देखो इधर सी और आर की बात करते हैं, पहले है क्या। देखो ये हमारा क्या था बेटा, सर्कल। यहां पे दिख तो सर्कल रहा है ना, क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो जो सर्क्यूलर है लेकिन वास्तव में क्या है, स्फीयर है, बस दिख सर्कल रहा है, ध्यान देना। तो भाई यहां कोई सेंटर तो होगा ही, तो सेंटर से एक तरफ की जो परिधि की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब समझो, जब मिरर में हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं, मैथ वाले में जाना, साइंस वाले में आओ। जब इसको मिरर में यूज करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, जैसे हम यहां से यहां तक आते हैं, ठीक है, जब दो पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, तो जब कोई चीज टेढ़ा होता है ना, तो इसको हिंदी में कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं, वक्र। और इंग्लिश में कहते हैं कर्व। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान से एकदम समझना, मजा आ जाएगा बेटा, मास्टर बनोगे। क्या बनोगे, मास्टर बनोगे इसकी। कर्व, अब ध्यान समझो, एक कर्व है, तो अगर पूरा होता तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। समझ गए बात। मैंने कहा तिरछा है, टेढ़ा है, टेढ़े को हमने क्या बोला, वक्र, और क्या है, कर्व। अब जरा सोचो, अब जो यहां पर रेडियस इंडिकेट की जा रही है, जो त्रिज्या इंडिकेट की जा रही है, यहां से लेकर यहां तक, बताओ गोले का है क्या, ना, वक्र का है। किसका है, वक्र का है। इसलिए इस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वक्रता त्रिज्या। तो जब हम एक कर्व क्या है, नाउन है, जब इसको एडजेक्टिव ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ गए ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो इंग्लिश है, जब इसको हिंदी में चलेंगे लेकर तो कहता है वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। अब समझ गए ना, इसका नाम वक्र क्यों पड़ा, क्लियर है, मस्त एकदम। एक एक टर्म को समझ लो। व्हाई वी शुड कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मींस वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। चलो, तो वक्र से हो गया वक्रता, वक्र से रिलेटेड बातें क्या होती हैं, वक्रता। ये हमारा क्या था, त्रिज्या, तो हमने यहां एक नाम दे दिया त्रिज्या, याद रखना। और जब केंद्र की बात करेगा, केपीसी का कटा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट है, देखो, समझ गए ना। और ये वाला पार्ट यहां है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, समझ गए, मतलब वक्रता केंद्र। अब ध्यान देना जरा सा, ठीक है, अभी और अच्छे से इसको क्लियर कर देते हैं साइन के साथ, पहले यहां समझ लो। अब गौर करना, यहां से एक नाम आता है पी, पोल, ध्रुव। तो इससे भी पहले बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। बड़ी खास बात समझो, ये देखो, जब किसी गोली दर्पण को काट के दो भागों में अलग करोगे तो इसके पास, एक ही दर्पण के पास दो सतह होती हैं, दोनों को मतलब एक को सोचो। हमने एक एग्जांपल उठा लिया, देखो यहां, ये चाहे छोटा बना दे रहा हूं, यही है, समझो। अगर बेटा मैंने इसके दबे हुए भाग को क्या कर दिया, तो सेम यही है, दबे हुए का अगर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो चिकना किधर बचा, उभरा होता। और इंग्लिश में उभरे हुए पार्ट को कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। और दबे हुए पार्ट को कॉनकेव कहते हैं। हिंदी में दबे हुए भाग को अवतल, अव मतलब नीचे की तरफ दबा हुआ, अवतल कहते हैं, और इसको उत्तल मतलब उभरा हुआ तल कहते हैं। तो अब यही से ध्यान देना, परिभाषा यही निकाल के दे देंगे, समझो। यहां पर हमने कलई कर दिया अंदर वाला दबा हुआ पार्ट, तो साफ सुथरा कौन बचा, उभरा हुआ पार्ट। साफ सुथरा कौन बचा, उत्तल, ठीक है, उत्तल। इसमें देखो साफ सुथरा कौन बचा था, अवतल। अब जरा सोच के देख लो, क्लियर ना, साफ सुथरा कौन बचा, बस इससे बात करो। तो भैया हमने कहा था चिकनी सतह से परावर्तन होगा, तो पॉलिश वाली तरफ से तो होगा नहीं, कंफर्म है। तो होगा किधर से, चिकनी सतह से। चिकना, इसमें कौन बचा, उत्तल, इसमें कौन बचा, अवतल। अब इनकी परिभाषा पैदा कर लो, कैसे, समझो।
समझो ध्यान से, वह गोली दर्पण, क्या, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझे नहीं समझे? क्या है गोली दर्पण? है इससे किस सतह से परावर्तन हो रहा है? उभरे हुए सतह से परावर्तन हो रहा है। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए सतह से या फिर अवतल सतह से परावर्तन होता है वह कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। एनी डाउट मेरे लाल? नहीं ना? अरे पगलू अगर अब डाउट रहेगा तो क्या 12 पकड़ करोगे? समझ गए ना बात को? हाँ, एकदम आनंदमयी होकर पढ़ो। मैंने कहा है एकदम पेनलेस क्लास होनी चाहिए। न हृदय में पेन होना चाहिए PAIN, हाथ में पेन होना चाहिए PEN। समझ गए? ओनली गेन नो पेन। बात समझ गए ना? रिकॉर्ड दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि विदाउट पेन तुम इसको पढ़ लोगे, विदाउट पेन समझ जाओगे। बैठना एग्जाम में नहीं आया तो बता देना, पढ़ने के बाद ही नहीं कथा सुन रहे हो। सुनो जरा, डन है? अब सुनो, कुछ बच्चों के माइंड में आता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है फोकस दूरी किसे कहते हैं। बड़ी सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? फोकस दूरी किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन होती है। बड़ा बड़ा बुक में जाके देखना, बड़ा बड़ा लिखा है फोकस दूरी किसे कहते हैं। आओ हम तो क्या समझाते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। समझो, इधर ध्यान दो। ये जो भाई साहब हैं, अब इसके नियम बाद में पढ़ेंगे, यहां बस समझो। पेड़ा मत छीलना बेटी थी तो गुरु जी तो बताइए नहीं किए थे। मेरे भाई कुछ चीजें थोड़ा सा गुप्त रखते हैं, ठीक? जो जहां पे सही पड़ेगा वहां बता देंगे। अभी यहां पर समझ लो है क्या, क्योंकि हमको यहां बस परिभाषा का मतलब है, एक्टिविटी नहीं करना है। सुनो, एक कौन सा है? उत्तल है। एक कौन सा है? अवतल है। ध्यान समझो, फोकस दोनों के पास रहेगा, इसके पास भी इसके पास भी। तो क्या करोगे? फोकस की 2 परिभाषा बनाओगे। फोकस 2 परिभाषा बनाओगे। कैसे पता चलेगा कौन सा पूछा है? एग्जाम में तो नहीं पूछेगा उत्तल दर्पण फोकस दूरी किसे कहते हैं या अवतल दर्पण फोकस दूरी किसे कहते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। सो माय डियर, ट्राई टू लर्न हियर। समझा? यस। और कॉन्सेप्ट क्लियर? सुनो, यहां से प्रकाश की किरण जैसे यहां पहुंची, मेरे इनके पास बाउंड्री, भैया हम तो का ना जाए दे, मत जाने दो। लेकिन याद रखना, अब जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा दे रहे हैं, चल एक कोई रोड है, ठीक? एक कोई रोड है, ध्यान सुनो, और ये तुम्हारा घर है। एक मोड़ था, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर। ध्यान से बात समझ लो। हो सकता है तुम किसी के साथ बहुत चर्चा में हो, इसका घर यही है, तुम अगर यहीं से भी गुजर के इधर गए ना, फिर भी घर वाले यही समझेंगे इधर से होकर ही आ रहा होगा। समझे नहीं समझे? तो यही हालत इसकी भी है। एक तो बेचारा यहीं जाता है और इधर लौट जाता है, यहीं जाता है इधर लौट जाता है। लेकिन सबको पता है घर वालों को किसका कनेक्शन फोकस से है। किससे है? फोकस से। ध्यान बात समझो। तो इनको लगता है कि जो प्रकाश की किरण होकर लौट रही है, परावर्तित हो रही है, कहां से हो रही है? अड्डे से। अड्डा कौन है? अब याद रखना, यही इसको हमने अड्डे में क्या दिखाया? फोकस दिखाया है। पहले समझ लो, फिर भी क्लियर कर देंगे एक बार में। समझ गए बात को ना? ये चल तो इधर गया, बट बदनाम है इसके नाम से, फोकस के नाम से, कि आ तो रहा होगा फोकस से होकर। समझे नहीं समझे? चल ऐसी ही बात समझो, जैसे जब कोई शादीशुदा आदमी अपने ससुराल वाले गांव से किसी काम से लौटता है, लोग कहते ससुराल जरूर गया होगा। समझ गए ना? वैसे ही बेचारा है। चल अब ध्यान देना। तो यहां पर मैंने क्या कहा? रियल में नहीं गया है, रियल में नहीं गया है। हुआ क्या इसके साथ? धोखा हुआ है। ये बदनाम है कि भैया गया होगा। देखो एक डॉटेड मान लो, इसको क्या मान लो? डॉटेड मान लो कि गया नहीं था, बदनाम किया गया है, छिट्टा पड़ा इसके ऊपर, देखो डॉट डॉट करके, ठीक है? कि लग रहा है कि वहीं से होके आ रहा है, इसको लग रहा है कि इसको यहां से होकर आ रहा है, लग रहा है यहां से होके आ रहा है, लेकिन वहां से होके नहीं आ रहा है। सुनो, इसमें जब ये पार जाएगा ही नहीं तो वो भी बदनाम एक जाएगा वहीं। ये सेंट्रॉइड हो रही है, केंद्रित हो रही है। क्या हो रही है? केंद्रित हो रही है। ध्यान देना, अभी सबको एक साथ बता देंगे। एक केंद्रित हो रही है कहां? एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आ रही है। तो इसलिए जब ए क्या है? क्लियर नहीं जाएगी, लग रहा है जा रही है, प्रतीत हो रहा है जा रही है। इट अपीयर्स दैट दे आर गोइंग देयर, बट इट्स नॉट कंप्लीटली करेक्ट। और यहां पे एब्सोल्युटली राइट, वही जा रही है। समझो बात को, कैसे जा रही है ध्यान दो। तो हम यहां परिभाषा क्या बनाएंगे इसकी? सुनो,
इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, नाम तो सुना ही होगा। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी एक और क्लास इसका लेंगे अलग से, पहले समझ लो पूरा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अभी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब क्या है? मुख्य अक्ष का सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, कि ये आपका एक पैरामीटर के लिए स्टैंडर्ड है कि हम जितनी भी चीजें लेंगे नापेंगे इसी के हिसाब से चलेंगे। तो समझ लो यहां से, तो कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखो मुख्य अक्ष के समांतर दोनों में प्रकाश किरणें जा रही हैं। क्लियर है? ध्यान मेरी बात सुनना, तुरंत परिभाषा आ जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ध्यान बात समझो, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्लियर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब निकलेंगे वहां से रिफ्लेक्ट होकर, तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा होती हुई प्रतीत होती हैं, फिर सुन लो, केंद्रित होती हैं अथवा होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो मुख्य फोकस मैंने बता दिया जब, तो इसने कहा कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। जरा सोच के बताओ, क्या लिखना जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं, मैं कुछ लिख पढ़ रहा हूं नहीं ना, ऐसे तुमको भी आ गया। क्लियर है? यहां से ये बात अभी समझ लो। और देखो जब इसको नापा गया मैथमेटिकली, जब इसको प्रैक्टिकल में देखा गया, तो ये पाया गया कि ये जो जहां केंद्रित हो रही थी वह P और C के बीच की जस्ट दूरी थी। P C हमारा था R, इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब R का आधा बटे दूरी, इसलिए बेटा फार्मूला बनाया गया F बराबर R/2। क्लियर है? क्लियर ना? यस। साइन कन्वेंशन चेक कर मत पढ़ना, अभी साइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लगवाने से पहले बता देंगे। अब नेक्स्ट फार्मूले चलो। एक फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, अब हमको दो फार्मूले के बारे में और समझना है। देखो कुछ लोग कहेंगे गुरु जी डेरिवेशन, तो 10 के बच्चे जो हमारे हैं वो तो पहले डेरिवेशन से मुक्ति पा जाएं। इनके बुक में साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सूत्र का निगमन आवश्यक नहीं है, आप में नहीं है, ठीक। तो जब आपको दे दिया गया है तो आप परेशान ना होइए। सुनिए, आपके पास बेटा एक फार्मूला भी मैंने जो पीछे बताया, ए वाला नंबर 1 ए याद रखना। जितने लोगों की समस्या है गुरु जी न्यूमेरिकल नहीं आता, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लेना, अगले भी हम लगवाएंगे न्यूमेरिकल, अगर नहीं आएगा फिर हमारा नाम बदल देना, अपना बदली छोड़ो, ठीक है। चलो तो क्या देखना इसमें? पहला वो याद करना है, दूसरा कौन सा याद करना है? 1/f = 1/v + 1/u। सबको याद भी है, हमारा काम एक बार तुमको बताने का वही कर लेना। तो अब समझो, u को समझते हो? जैसे हमने कोई मिरर बनाया, इसने कहा कि यहां से कुछ दूरी पर रखा गया है, यही क्या है? u। यही क्या है? u। प्रतिबिंब इधर बन गया कहीं तो a हो गया v, और अगर कंडीशन ऐसी है, अगर कंडीशन ऐसी है कि प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो इधर हो गया v, और वस्तु यहां रखा गया था तो यहां हो गया u। बात समझे नहीं समझे? तो मतलब ये कहता है कि वस्तु चाहे इधर रखी गई हो और प्रतिबिंब चाहे इधर बन रहा हो, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। अब फोकस दूरी तो फोकस दूरी हो गई करती है, ठीक है। और लास्ट में एक बात और बता दें, ए आपका m = -v/u। m मतलब आवर्धन का सूत्र। आवर्धन क्या कहता है? आवर्धन बस यह कहता है कि हमारे पास जो हम दो क्वेश्चन में पकड़ते हैं कि u और v, एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एक जो हमारा इमेज होता है, दोनों के बीच में, इनके डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो है, इनके डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? उनका मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन समझ लो, ऐसे मोबाइल चलाते हो ना, जिसमें देखोगे वीडियो, मोबाइल जब कैमरा यूज करते हो तो इस पर लिखा रहता है ना 1x 2x 3x 4x 5x 0.5x 0.25x,
जिसको तुम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बेटा जूम कहते हो, जूम वही क्या है, मैग्निफिकेशन। मतलब वास्तव में किसी चीज को जितना बड़ा होना चाहिए तुमने उससे उसको कितना बड़ा प्राप्त किया या कितना छोटा प्राप्त किया। तो जब किसी क्वेश्चन में ऊंचाई की बात होगी, प्रतिबिंब के और हाँ वस्तु के, प्रतिबिंब और वस्तु के जब ऊंचाई की बात होगी, जब ऐसे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर हमारा आवर्धन का सूत्र काम करेगा, m इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। ये भी याद रखना कि इसके साथ साथ h डैश अपॉन h का मतलब क्या है, h मतलब रियल में जो ऑब्जेक्ट था उसकी ऊंचाई, h डैश मतलब बाद में जो बनेगा इमेज उसकी ऊंचाई। इसी को कुछ कुछ जगह पे o और i से दिखाते हैं, तो चाहे माइनस बी बाई यू से करना, चाहे h डैश अपॉन h से करना, चाहे i अपॉन o से करना। अगर दूरी में क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे, और ऊंचाई क्वेश्चन दिया रहेगा तो इससे यूज करेंगे। अगर दोनों को मिलाकर दिया गया है तो m को हटाकर डायरेक्ट इन दोनों को यूज कर लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? चलो, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि जितने लोगों ने मन से पूरे वीडियो को देखा है, पूरा वीडियो समझा है, उनको परावर्तन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहेगी कि सर हमारे क्वेश्चन में एक बात पूछा जाता है, उस बात का नाम है क्या, बताओ जल्दी से, रे डायग्राम। क्या होता है रे डायग्राम? मतलब किरण आरेख। तो अब किरण आरेख के लिए जब न्यूमेरिकल का हम कल लेक्चर लेंगे तो न्यूमेरिकल प्लस किरण आरेख दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। पहले किरण आरेख बताएंगे, फिर इसमें साइन का कन्वेंशन बताएंगे कि चिन्ह कैसे कैसे प्लस माइनस होते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल इनका इसलिए गलत हो जाता है कि आंसर प्लस माइनस में डिफरेंस होता है। पता चला 9 माइनस 3 की जगह 9 माइनस 3 बटे, ध्यान रखना 9 माइनस 3 बटे 6 है, पता चला तुमको 6 बटे 6 लाना है, तुम्हारा साइन गड़बड़ हुआ, तुम क्या कर दिए 9 प्लस 3 आ गया कहीं से, तो हो जाएगा 12 बटे 6। आंसर आना चाहिए 1, आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा गलत। तो साइन पर विशेष ध्यान देना है। तो याद रखना नेक्स्ट टॉपिक, इसको इतना शेयर करना कि हमको लगे कि वीडियो मस्त चल रहा है, बच्चों ने हमारे बहुत मेहनत किया है, और सबके स्टेटस पे होना चाहिए, ध्यान देना। और जो बच्चे नए सब्सक्राइब कर रखेंगे। मैंने क्या बोला, ए और ए। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 3 बातों को बताएंगे, तुम्हारा पूरा एक चैप्टर का खत्म। फिर चाहे कोई बुक उठा लेना, 10th लेवल के किसी भी बोर्ड का उठा लेना और लगा देना, अगर परावर्तन क्वेश्चन फंस जाएगा तो बता देना, ठीक है। उम्मीद नहीं करता बेटा, विश्वास की बात करता हूं, कंफर्म है तुमको आ गया समझ में। नहीं आया होगा, थोड़ी बहुत जिन बच्चों की वीकनेस ज्यादा रही होगी तो मन करेगा जो ग्रुप में होंगे ग्रुप द्वारा मैसेज कर लेंगे, अदरवाइज कमेंट भर भर के करना। कमेंट तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। जब तुम कमेंट करते हो तो हमसे कनेक्ट होते हो, हमको पता चलता है कि कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है, तब हमको उसके प्रति एक लगाव जो रहता है वो बढ़ता है। तो लगता है कि हाँ अच्छा फलाने फलाने ने वीडियो देखा है, तो उन बच्चों के भविष्य के लिए हम और बेहतर वीडियो देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आज से स्टार्ट हो रहा है, लगातार पढ़ाई करते रहो।